यहाँ पे घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। दरअसल यहाँ पर जो कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस बीच डायरेक्टर साहब प्लीज़ निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा, क्रैक हो रहा है, डे लो पर लगभग 500 पॉइंट शेयर हो चुका है। मैं फिर आता हूँ कि केन्स टेक्नोलॉजी पर। पेगाट्रॉन इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने को सीसीआई ने मंजूरी मिल गई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये एक बड़ा इवेंट भी है, याद रखिएगा। इस क्षेत्र में होने वाला बड़ा बदलाव है ये, और ये कंपनी जो है याद रखिएगा वो आईफोन का निर्माण भी करती है। इस सेक्टर में होने वाले बदलाव, अपॉर्चुनिटीज़, पीएलआई, बजट से एक्सपेक्टेशन, सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ केन्स टेक्नोलॉजीज़ के श्री जयराम संपत जुड़ चुके हैं। जयराम जी, पहले तो नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये एग्जैक्टली ये जो एक्विजिशन को सीसीआई की मंजूरी मिली है, आप एज अ इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट कैसे देख रहे हैं? और अभी क्या इस स्पेस में और जो जिसे कहते हैं ना, आई मीन मर्जर और एक्विजिशंस की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है क्या आपके अनुसार? जी, सो एनीवे थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये बेसिकली ये जो मूव है ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव है फॉर इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडियन कंपनीज टॉप 50 लेट्स से ईएमएस कंपनीज में से पेगाट्रॉन जो है वो काफी बड़ी कंपनी है, उसकी एक्विजिशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया में कैपेसिटी है कि लार्ज स्केल ईएमएस किया जाए। और जब एक बार एक कंट्री का एक तरह से रेपुटेशन बनता है कि इट इज बिकमिंग अ हब फॉर ईएमएस, इट हेल्प्स ऑल द प्लेयर्स इन दी कंट्री। सो एक कंसिडरेशन सेट में इंडियन कंपनीज आ जाती हैं। सो पहले क्या होता था कि सब लोग चाइना जाते थे, ताइवान जाते थे, कभी इंडिया की तरफ देखते भी नहीं थे। बट आज आई थिंक बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पुश और बाकी इस तरह की इंडस्ट्री प्लेयर्स ने भी काफी एग्रेसिवली काम करना चालू कर दिया है, तो आप इस तरह की चीजें बहुत आगे भी बहुत देखेंगे। सो अगले 5, 10, 15 साल जो है इंडिया का टाइम है, और इंडियन कंपनीज थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों से काफी ग्रो होगी। और उससे बेनिफिट मिलेगा इंडियन बाकी प्लेयर्स को भी, क्योंकि इंडिया कंसिडरेशन सेट में आ जाएगा। इसका मतलब सबको, जब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी तो सब इंडिया को भी एक पार्टिसिपेंट मान के यहाँ भी आके वो लोग एग्जामिन करेंगे। और वैसे तो एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वगैरह के हिसाब से इंडियन कंपनीज और लेट्स से ताइवानीज और चाइनीज कंपनीज में 19-20 का फर्क है। सो तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अब वो लोग आके हमको भी एग्जामिन करेंगे, और हमारे पास जो भी कैपेक्स है वो सब लेटेस्ट कैपेक्स, तो इससे हम लोग डेफिनेटली शोकेस कर सकते हैं कि हमारी जो है कंट्री में कैपेसिटी, हाईटेक कैपेसिटी काफी ज्यादा है। अच्छा जयराम जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सिंस अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ रेवेन्यू जो आपका है वो करीब करीब, मैं अगर सही हूँ तो माफ़ी चाहूँगा अगर इक्का दुक्का परसेंट इधर वेरिएट हुआ, तो आपका रेलवे से आता है। एक सेंस मिल रहा है कि जिस प्रकार के लास्ट एक साल में न्यूज़ फ्लो रहे हैं, एंड स्पेशली कंसिडरिंग आई थिंक जनरल इलेक्शंस इन अप्रैल मई, रेलवे में कुछ धीमापन है। क्योंकि आप रोलिंग स्टॉक्स में आप मेरे ख्याल से कवच के लिए काफ़ी काम करते हैं, आप सिग्नलिंग के लिए, ट्रैक मैनेजमेंट के लिए काफ़ी काम करते हैं। रेलवे में क्या वो स्लो डाउन विजिबल है, और रेलवे में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप इस बाकी महीनों के वित्त वर्ष में और अगले वित्त वर्ष के लिए? या स्पेसिफिकली कंपनी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट क्वार्टर खत्म किया है। बट एक चीज आपको ये बता दूं कि एक्चुअली स्लो डाउन नहीं है, ये जो है जो एक्सेलरेशन होना था वो नहीं हुआ है एक्चुअली स्पीकिंग। वैसे तो हम लोग रेगुलर ऑर्डर्स जैसे बाकी सब सेक्टर्स में जिस तरह से ग्रोथ हो, उस तरह के ग्रोथ वाज एक्सपेक्टेड इन रेलवे एंड सिग्नलिंग एरियाज एक्सेट्रा। वो ऑब्वियसली पहले 2 क्वार्टर्स में तो आपके इलेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत डिले हुआ है। तो थर्ड क्वार्टर में भी कुछ कुछ पार्टली पॉलिटिकल एंड पार्टली गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उसके बाद बजट, उसके हिसाब से 3 क्वार्टर में थोड़ा बहुत लेट्स से एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। बट एक फोर्थ क्वार्टर में हम जितने साइंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो काफी एक्सेलरेशन है। गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है कि ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, क्योंकि ये इसमें जान माल का नुकसान काफी हो सकता है यदि कोई कोलिजन हो जाए और उस तरह से। और इंडिया में पूरा का पूरा जो है सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। नॉट ओनली रेलवे, पावर सेक्टर है, सो टेलीकॉम है, काफी चीजें हैं, डिफेंस है, सो काफी चीजें हैं जिसमें इस तरह की इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल इस सेक्टर में काफी काम होगा, और उसके बेनिफिशियरी ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारे कंट्री के जो लीडरशिप का है उसका उनका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है आत्मनिर्भर। जी जयराम जी,
जी जी। गुड आफ्टरनून सर, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। आपने अभी कंपटीशन को लेके बात की और भारत की स्थिति को लेके भी बात की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से हमें कंपटीशन मिल रहा है ताइवान या चाइना से, भारत अभी काफ़ी पीछे है ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आप देखें तो किस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि उभरते हुए भारत को कैसे इसका फ़ायदा मिलता नज़र आएगा जिस तरीके से ईएमएस को लेकर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है? जी, सो ये जो कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक टर्म यूज़ किया जाता है, जिसमें यंग वर्कफोर्स के बारे में वो टर्म यूज़ किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि 35 साल से नीचे करीब 65% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की है। तो उसी तरह से हमारी जो कंपनियां हैं उनके पास भी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मैं कहता हूँ किस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हमारे पास जितनी भी अभी रिसेंट जनरेशन की कंपनियां हैं, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब रिसेंट जनरेशन का। हमने 40 साल पहले कोई कैपेक्स नहीं बनाया था, हम 2-3 साल से कैपेक्स बना रहे हैं। तो हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन मशीन्स भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर मैन पावर भी है। तो इसीलिए ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, नॉट ओनली फॉर पीपल बट फॉर कंपनीज ऑल्सो इज वैलिड। सो इंडियन कंपनीज जो है हाईटेक इंडस्ट्री और हाईटेक सेक्टर्स में काफी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं। और हमारे पास जो क्रिटिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, और अभी थोड़ा बहुत कैपिटल भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, थोड़ा इंकरेजमेंट दिया है। आई थिंक सेविंग्स से लोग डिप्लॉय कर रहे हैं इनटू मार्केट्स एंड सो ऑन। तो मेरे हिसाब से अगले 5-10 साल में आपको काफी, अभी जो देख रहे हैं आप, इट इज लाइक, अंग्रेजी में कहते हैं ना, जो लल बिफोर द स्टॉर्म। सो अभी जो देख रहे हैं आप एकदम कदम ताल की स्थिति है, बट एक्चुअली अचानक आप देखेंगे कि काफी एक्सेलरेशन होगा और बहुत सारे और कैपेसिटीज वगैरह फॉर्म होने लगेंगे। आपको बहुत सारे इस तरह के मर्जर एक्विजिशन डील्स मिलेंगी। और आप मेरे हिसाब से ग्रोथ का ये तो जस्ट ट्रेलर देखा है आपने, आगे जाके तो और बहुत सारा काम बाकी। ये मैं ग्राउंड हकीकत से देख के बता रहा हूँ कि कितने जयराम जी, उस तरह से। हाँ, ये बताइए, यूएस से अब आपके जो बिजनेस है और यूएस से जो आपका एग्जैक्टली जो बिजनेस है, वो इस साल आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ लीडरशिप चेंज है, प्लस आपने मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो, एक रिसेंटली प्लांट भी वहाँ पे अब तैयार कर लिया है अपना। यूएस बिजनेस कैसा कर रहा है, वहाँ से कैसी एक्सपेक्टेशन आपकी? देखिए, यूएस ज्योग्राफी में काफी बॉयंसी है, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक ऑल सेड एंड डन एक तरह से जान फूंक दी गई है कि हम अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो वो कंपनी जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और वहाँ पे एक्विजिशन करेंगे, तो उनको थोड़ा फायदा जरूर होगा, क्योंकि ऑल सेड एंड डन चाइना को थोड़ा वो लोग म्यूट करेंगे जरूर। और सो वो थोड़ा सा करेंगे, वो बहुत है हमारे लिए, बिकॉज हमारा ऐसे भी शेयर वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में 5-6% ही है। तो मेरे हिसाब से यूएस मार्केट अच्छा ग्रो हो रहा है। हमारे जितने भी यूएस क्लाइंट्स वगैरह हैं वो सब तो ठीक ठाक ही ग्रो हो रहे हैं, और ज़्यादा होना चाहिए एक्चुअली। बाकी सेक्टर्स में भी काफ़ी कोलैबोरेशन वगैरह होगा। जो ओईएम्स को एक बार फर्म अप कर लेंगे कि ठीक है, इंडिया इज अ डेस्टिनेशन, तो काफ़ी बिजनेस एक्चुअली इंडियन कंपनीज को मिल सकता है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी डेवलपमेंट्स को लेकर, यूएस को लेकर, बजट एलोकेशंस को लेकर, रेलवे को लेकर सब पे बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक जब बजट के बाद एक बार चीज़ें क्लियर होंगी, आपसे फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक आई थिंक फॉर दिस क्वार्टर। थैंक यू। मीनवाइल निफ्टी स्लिप हुआ है, फर्दर स्लिप हुआ है। निफ्टी अब करीब 23,409